Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the very important part of the diencephalon. तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारे फोर ब्रेन में जनरली दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर ब्रेन है, हमारे इस फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर आएंगे। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर आएंगे एज पर एनसीईआरटी? तो एज पर एनसीईआरटी डिस्कस करें तो फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? पहला है सेरिब्रम प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, दीज थ्री स्ट्रक्चर्स कम अंडर द फोर ब्रेन। तो एनसीईआरटी में किस तरह से डिस्क्राइब किया है ये क्लियर है। देखो, हमको नीट भी क्वालिफाई करना है और हमको बोर्ड का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। और बोर्ड के एग्जाम में किस तरह का दिया है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ वी डिस्कस अबाउट द एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यदि हम बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हमारा जो फोर ब्रेन है स्टूडेंट्स, इस फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर आते हैं स्टूडेंट? अब हम बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? एज पर स्टेट बोर्ड की जो हमारी पुस्तक है, एचएससी की जो पुस्तक है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो फोर ब्रेन है उसमें तीन स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं स्टूडेंट्स? नंबर वन, ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड सेरिब्रम, और नेक्स्ट इज दैट डायनसेफेलॉन। तो हमारे फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो कि वन पेयर होते हैं, सेरिब्रम टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, और डायनसेफेलॉन। ठीक है। तो बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग ये जो डायनसेफेलॉन होता है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। ये तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं डायनसेफेलॉन के स्टूडेंट्स? तो देखो, इसके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से जरा देखो। नंबर वन, एपिथैलेमस, सेकंड इज द थैलेमस, और नेक्स्ट इज दैट हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग आपको ये पैटर्न याद रखना है। किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एज पर एनसीईआरटी। और बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग फोर ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। ठीक है। डायनसेफेलॉन तीन पार्ट में डिवाइडेड, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या था ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। सेरिब्रम क्या था, इसमें कौन कौन से फंक्शनल एरिया थे वो आपको समझ में आ गया।
और इसके बाद डायंसिफेलॉन। तो डायंसिफेलॉन में स्टूडेंट्स हमने थैलेमस के ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो थैलेमस को तो डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें हाइपोथैलेमस को भी डिस्कस करना है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले बोर्ड में किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है वो भी आपको बता दें। देखो स्टूडेंट, ये वाला जो रेड कलर का पोर्शन है ये हमारा हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं? देखो ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम को बेसिकली स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। उसके सामने की साइड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पॉन्स, जैसे पॉन्स वेरोलाई के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला, या इसे हम मेडुला ओब्लांगाटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम मेडुला ओब्लांगाटा के नाम से जानते हैं। तो इतने स्ट्रक्चर किसमें आएंगे? दीज थ्री स्ट्रक्चर कम अंडर द हिंड ब्रेन। किसमें आएंगे? ये हिंड ब्रेन के अंदर आएंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आते हैं हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं स्टूडेंट? ये हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। अब ये बीच में आपको यहां पर एक कुछ छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा मिड ब्रेन है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो अनडेवलप होता है मैमल्स में, अनडेवलप नहीं, कम डेवलप होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए सामने इधर देखो, इधर देखो ऑल्फैक्टरी लोब तो सेरिब्रम के अंदर है तो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि नीचे दबे हुए हैं इसके। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो आपको जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन का बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। दीज आर द कॉर्पस कैलोसम। अब उसके बाद देखिए कॉर्पस कैलोसम के अंदर हमारे सेरिब्रम का कैविटी है। मैंने आपको बोला था कि हमारे ब्रेन में कैविटीज होती हैं और जो कैविटीज होती हैं इन्हें हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो देखिए इधर ये हो गया, जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया ये हो गया हमारा क्या? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा डायंसेफेलॉन। ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा? जो ब्लैक कलर से ड्रॉ है ये डायंसेफेलॉन हो गया। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है हॉर्स शू टाइप का जो शेप दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये हो गया हमारा कॉर्पस कैलोसम हो गया। कॉर्पस कैलोसम क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये तो कॉर्पस कैलोसम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉर्पस कैलोसम का आगे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम जेनु के नाम से जानते हैं। और कॉर्पस कैलोसम का इधर पीछे की साइड में जो पोर्शन होता है इसे हम स्प्लेनियम के नाम से जानते हैं। उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस कर देंगे उसको। ठीक है। तो ये कॉर्पस कैलोसम। अब कॉर्पस कैलोसम के अंदर क्या है? देखो इधर इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर की कैविटी है। तो देखो कैविटी को मैंने इस तरह से बनाया है। ये क्या है कि हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर की कैविटी है। और ये जो कैविटी है ना इसे हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। इसे हम बोलेंगे लेटरल वेंट्रिकल। अब आपको पता है कि सेरिब्रम कितने होते हैं? दो होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक तो राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। तो ये राइट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो एक लेटरल वेंट्रिकल आपको यहां पर देखने को मिलेगी और एक लेटरल वेंट्रिकल आपको
लेफ्ट साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी। तो क्रॉस सेक्शन में तो एक वेंट्रिकल दिख रही है, पर यदि कोई बोलता है आपसे कि सेरिब्रम में कितनी वेंट्रिकल्स होती हैं, तो 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया था कि देखो इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो भरा हुआ रहेगा, क्या भरा हुआ रहेगा, एक काम करता हूं मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेता हूं आपको, ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। डायग्राम थर्ड क्लास बनाना तो मेरी आदत है। जैसे ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैं खाली ऐसा लिख देता हूं R और L। अब समझ जाएंगे ना कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इधर वाला लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेंट्रिकल, ठीक। इन वेंट्रिकल को हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे लेटरल वेंट्रिकल। और इसमें भरा हुआ क्या रहता है इन वेंट्रिकल्स में, इन वेंट्रिकल्स में भरा हुआ रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहेगा इसके अंदर। अब ये वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होगी, वेंट्रिकल की लाइनिंग कौन बनाएगा, इपेंडाइमल सेल। तो इपेंडाइमल जो सेल होती हैं वो इन वेंट्रिकल की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना कि ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स है। क्वेश्चन पूछा जाए सेरिब्रम में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, तो सेरिब्रम में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके नाम है लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। तो सेरिब्रम में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल मतलब कैविटी, कितने वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक तो राइट लेटरल वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। इनकी लाइनिंग, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग किसने बनाई है, इपेंडाइमल सेल ने बनाई है। इसको हमने न्यूरल टिश्यू में डिस्कस किया है, ठीक है। अब उसके बाद इन वेंट्रिकल्स में भरा हुआ क्या है, इनमें CSF भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के पीछे की साइड में, मतलब सेरिब्रम के पीछे मतलब ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन को हमने क्या बोला, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हमने बोला डायंसेफेलॉन। क्या बोला, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हमने डायंसेफेलॉन बोला। अभी डायंसेफेलॉन कैसा होगा जरा देखो स्टूडेंट्स। तो डायंसेफेलॉन देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा डायंसेफेलॉन है, ये डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन की जो छत होती है, जो रूफ होती है डायंसेफेलॉन की स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस के नाम से जानते हैं। और ये डायंसेफेलॉन के अंदर एक कैविटी है, जो कैविटी डायंसेफेलॉन के अंदर है, इसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर थर्ड वेंट्रिकल। डायंसेफेलॉन में कैविटी है, उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, थर्ड वेंट्रिकल। और इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, CSF भरा हुआ रहेगा। तो देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हमने डायंसेफेलॉन बोला। इसके छत को, इसकी रूफ को हमने क्या बोला, इसकी रूफ को हमने बोला एपिथैलेमस। इसकी जो लेटरल वॉल्स हैं, ये जो इसकी लेटरल वॉल आपको दिख रही हैं, इन लेटरल वॉल्स को हम बोलते हैं
थैलेमस। तो ये जो लेटरल वॉल्स है इसकी, इसे हम किस नाम से जानेंगे? थैलेमस के नाम से जानेंगे। और इस डायंसेफेलॉन का जो बेस है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि थर्ड वेंट्रिकल का जो बेस है, जो रूफ है, सॉरी जो फ्लोर है इसका, उस फ्लोर को हम बोलते हैं, उसे हम जो है हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। तो ये नीचे वाला हो गया फ्लोर। इस फ्लोर को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? दिस पोर्शन इज द हाइपोथैलेमस। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि थैलेमस क्या, एपिथैलेमस क्या, हाइपोथैलेमस क्या। सीधा सा है, डायंसेफेलॉन एक थर्ड वेंट्रिकल वाला जो है पोर्शन हो गया। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर की एक वेंट्रिकल है, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने? उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला डायंसेफेलॉन। इसके ऊपर की छत को क्या बोल दिया हमने? द रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन इज नोन एज एपिथैलेमस। Lateral wall of the diencephalon is known as thalamus and floor of the diencephalon is known as hypothalamus. सिंपल है, ठीक है। तो ये फ्लोर को क्या बोला हमने? हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस में दो थोड़े से अजीब से स्ट्रक्चर्स हैं, जरा ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। ये पूरा हाइपोथैलेमस। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्लैंड दिख रही है वाली, एक कोई ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो दिख रही है, क्या दिख रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है। और एक स्ट्रक्चर से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है, दिख रहा है ना? ये एक स्टाक है, जिससे कि एक स्टाक दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिससे कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। इस स्टाक को हम क्या बोलेंगे? इस स्टाक को हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। दिस स्टाक इज नोन एज इनफंडिबुलम। इस स्टाक को हम किस नाम से जानते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे एक आपको ग्लैंड दिख रहा है छोटा सा। ये छोटा सा ग्लैंड नहीं है, एक आउटग्रोथ दिख रही है आपको छोटी सी। इस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं मैमरी बॉडी। किस नाम से जानते हैं इसको? हम मैमरी बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन कौन सा है? इट बिकम क्लियर। समझ में आ गया ये आपको हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन? तो हाइपोथैलेमस डायंसेफेलॉन का बेस या फ्लोर। इसमें एक छोटा सा आपको दिख रहा है, एक छोटी सी आपको दिख रही है आउटग्रोथ। इसे हमने क्या बोला? मेमोरी बॉडी। और दूसरी जो आउटग्रोथ दिख रही है, इसे हमने क्या बोला? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के थ्रू कनेक्टेड है। उस स्टाक को हमने क्या बोला? इनफंडिबुलम। तो थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट को परेशान करती है। कि टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद सब कुछ इजी हो जाता है। ये यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में। कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा और इसका फंक्शन कैसा। अभी तो हमने देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया ये क्या हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग हमने क्या देखा कि ये थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है। इट लाई द बेस ऑफ द थैलेमस, हमारी एनसीईआरटी में से दिया है। और ये एक्चुअली है क्या? इट इज फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन। हमारी जो बोर्ड की पुस्तक है उसमें इसको इस तरह से ही एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये हमारा क्या है? डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन की रूप क्या हो गई? एपिथैलेमस, लेटर वॉल्स, थैलेमस, और ये फ्लोर जो हो गया इसका,
ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है, इट इज द फ्लोर ऑफ द डायंसिफेलॉन। और इस पूरे के पूरे हाइपोथैलेमस में होता क्या है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर हम क्या देखते हैं, पूरे हाइपोथैलेमस को यदि आप डिसेक्शन करेंगे ना, तो इसका डिसेक्शन में आपको कुछ ये बटर स्कॉच जैसा दिखाई देगा। बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई ना आपने, उसकी तरह देखने को मिलेगा ये। इसमें क्या है कि इसमें व्हाइट मैटर में जो है आपको ग्रे मैटर के छोटे 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 ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको उसमें पूरे में स्प्रेटेड दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है, तो इट इज द ग्रे मैटर पैचेस स्कैटर्ड इन द व्हाइट मैटर, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर और क्या देखते हो, देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के थ्रू, इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो इसके थ्रू क्या अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। सॉरी, इसे हम जो है मेमोरी बॉडी के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, मेमोरी बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द मेमोरी बॉडी। तो ओवरऑल इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इसके फंक्शन तो ढेर सारे हैं स्टूडेंट्स, वो फंक्शन भी इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें तो कोई आपको जम्बलिंग नहीं हो रहा है, ये तो पूरा समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। और फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। और फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस को लेकर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। यू नो दैट इन एनिमल किंगडम ओनली द टू क्लासेस आर द होम्योथर्मल, दीज आर द बर्ड एंड मैमेलिया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि पूरे एनिमल किंगडम में केवल दो क्लास होम्योथर्मल टाइप की होती हैं, मतलब कि इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कौन कौन, एक तो बर्ड और दूसरे हमारे मैमल्स। तो मैमल्स की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करके रखे हुए है, जो हमारे टेम्परेचर को ना तो कम होने दे रहा ना ज्यादा होने दे रहा। तो वो डिवाइस कौन सी है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है कि इट इज द थर्मोरेगुलेशन सेंटर, ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है हमारी बॉडी का, और इसे हम थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये 37 डिग्री पे सेट है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फीवर आ जाता है, तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपना टेम्परेचर थोड़ा राइज कर देता है। तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई बैक्टीरियल अटैक होता है, मान लीजिए कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कई बार ऐसा होता है ना कि आप बाइक से गिर गए, साइकिल से गिर गए, स्कूटर से गिर गए, पता पड़ा कि आपको इंजरी आई और शाम को आपको आगे फीवर भी आ गया। तो हमारे जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम है वो किसका है, हाइपोथैलेमस का है। दूसरा इसके बाद जो है अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने की और पीने की जो इच्छा होती है, मेरा मतलब पानी पीने से, तो ये सब जो वे इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं किसकी वजह से होती हैं, हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे जो एपेटाइट सेंटर होता है, मतलब भूख वाला जो सेंटर होता है, वो कहां होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। जब भी स्टमक एम्प्टी होगा तो वहां से इंफॉर्मेशन आपके हाइपोथैलेमस पर पहुंचेगी कि स्टमक एम्प्टी है, और स्टमक जब एम्प्टी होगा तब आपको जो है भूख की फीलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये जो थ्रस्ट सेंटर है वो हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इसके अलावा सेटिटी सेंटर जो होता है,
सेटिटी मतलब सेचुरेशन सेंटर जो होता है वो भी हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। अभी सेटिटी सेंटर कैसे क्या किस तरह से वर्क करता है जरा इसको समझिए। अब जैसे मान लो आप पानी पूरी की दुकान पे गए, पानी पूरी खाने के लिए आपको बहुत इच्छा हो रही है पानी पूरी खाने की, तो आपने एक पानी पूरी खाई, तो एक पानी पूरी खा के आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा क्या कि बस ना इच्छा हो रही थी एक पानी पूरी खा ली काम हो गया हमारा बस, अब नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो कब तक पानी पूरी खाएंगे आपके? जब तक एक प्रॉपर अमाउंट में पानी पूरी आपकी बॉडी में नहीं पहुंचे। यदि मान लीजिए आप कम से कम 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की पानी पूरी खाए लेंगे, तब जाके बोलेंगे अब इनफ हो गया, अब इच्छा नहीं हो रही पानी पूरी खाने की। मतलब कि अब आपका सेटिटी सेंटर रिगार्डिंग द पानी पूरी एक्टिवेट हो गया। हाँ, अब हमारी इच्छा नहीं हो रही। जैसे गुलाब जामुन को देख के मान लीजिए आपने एक छोटा पीस ऑफ गुलाब जामुन टच खाया, तो एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही थी, थोड़ा सा पीस खा लिया आपने, क्या संतुष्टि हो गई क्या आपको? नहीं। हाँ, 5-6 गुलाब जामुन खाने के बाद बोलेंगे कि हाँ इट्स इनफ। तो जो सेटिटी सेंटर है जो ये फीलिंग कराता है कि हाँ इनफ हो गया, अब नहीं, तो वो कहाँ होता है? वो हमारे हाइपोथैलेमस में होता है। तो एपेटाइट सेंटर भी है, भूख का सेंटर भी है और सेटिटी सेंटर है, मतलब कि सेचुरेशन वाला जो सेंटर है वो भी आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। इसके बाद थर्स्ट सेंटर, जो प्यास का जो सेंटर होता है, प्यास लगती है ना, उसका भी जो सेंटर होता है वो कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में इसके अलावा ये ऑल्फैक्टरी रिफ्लेक्स से भी एसोसिएटेड होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बॉडी में होमियोस्टेसिस, यूनिफॉर्मिलिटी इनसाइड द बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करने का काम बॉडी के अंदर वो भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम, एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसे हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो उसके साथ मिलकर कुछ और फीलिंग्स के ऊपर भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर। ये हमारे एंगरनेस को, गुस्से को कंट्रोल करता है, हमारी खुशी को कंट्रोल करता है। ये सब के ऊपर कंट्रोल भी अलोंग विद द लिम्बिक सिस्टम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इट बिकम क्लियर? ये आपको समझ में आया? अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लिम्बिक सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।